Hi dear students, welcome to business studies class. So we are started our third chapter, that is a private, public and global enterprise. So last वीडियो में हमने देखा था कि जो भी पब्लिक सेक्टर में फॉर्म्स आते हैं, दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेट स्टडी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज. सो ये तीन फॉर्म्स आते हैं. सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब क्या है और उसके फीचर्स और यू कैन कॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर कंप्लीटेड विद इन द लास्ट वीडियो. सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब क्या है, तो जो भी गवर्नमेंट का कंपनीज रहता है, जो भी गवर्नमेंट का वर्क रहता है वो डिपार्टमेंट वाइज होता है. ओके, सो एग्जांपल मैंने बताया था कि रेलवे डिपार्टमेंट रहेगा, डिफेंस डिपार्टमेंट रहेगा, पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट रहेगा. सो दिस आर द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट. सो ये बिजनेस कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाता है. सो इस बिजनेस के लिए जो भी पैसा लगेगा वो गवर्नमेंट से आएगा. इस बिजनेस कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा. अभी गवर्नमेंट यहाँ पे मतलब एक तो स्टेट गवर्नमेंट रहेगा, मतलब हम कर्नाटक में है तो कर्नाटक सरकार कंट्रोल करेगा, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं तो भारत सरकार उस बिजनेस का कंट्रोल करेगा. सो इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी पैसा लगने वाला है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से हम लेंगे और जो भी इनकम होगा इस बिजनेस में वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही जाएगा. वहाँ पे कोई भी उसका पर्सनल यूज नहीं कर सकता. ठीक है. सो इस बिजनेस का कामकाज देखने के लिए पर्टिकुलर मिनिस्ट्री वॉज देयर, मतलब एक मंत्री स्पेशली डिपार्टमेंट वाइज पर्टिकुलर मिनिस्ट्री बनाते हैं. मंत्री रहता है इस बिजनेस का कामकाज देखने के लिए, डिपार्टमेंट देखने के लिए, मतलब रेलवे मंत्री जो भी रहेगा. सो दिस ऑल द कंट्रोल ऑफ दिस बिजनेस अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस मिनिस्ट्री. ओके. सेकेंड थिंग क्या है, इस बिजनेस में, इस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसको हम गवर्नमेंट सर्वेंट करके बुलाएंगे, यानी कि वो गवर्नमेंट के सर्वेंट है, गवर्नमेंट के नौकर है. ओके, दैट इज दे हैव द गवर्नमेंट जॉब्स. ओके. सो वो जॉब सिलेक्शन करने के लिए उनकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहती है, यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल. गवर्नमेंट एग्जाम आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन रहेगा. सपोज आप प्राइवेट में जहाँ पे भी जॉब लेना चाहते हो तो डायरेक्टली यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू एंड देन सिलेक्शन. बट यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की एग्जाम देनी पड़ती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू, उसके बाद आपका सिलेक्शन रहता है. सो ये सभी कामकाज हु आर हेड फॉर दिस एम्प्लॉइज, इसका हेड कौन रहता है? तो IAS ऑफिसर. IAS ऑफिसर इसका हेड रहता है, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. ये इसके हेड रहते हैं. और दीज आर द आंसरेबल और अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री, मतलब जो भी दे शुड गिव द आंसर. इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, सक्सेस होगा, कुछ भी होगा, तो जो भी मिनिस्टर है उस बिजनेस के, उस डिपार्टमेंट के, वो आंसरेबल रहेंगे. उनको बताना पड़ेगा कि इस बिजनेस में लॉस क्यों आया, जो भी प्रॉब्लम है उनको दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. Okay, so these are the features of departmental undertaking. We are clear the things within the last video. Okay, so इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. सो मेरिट्स क्या है? एक तो फर्स्ट है द पार्लियामेंट कैन इजीली कंट्रोल देयर ऑपरेशन. सो जो भी पहले बताया था कि जो भी पैसा लगने वाला है इस बिजनेस में वो हमारे गवर्नमेंट से आता है. तो पार्लियामेंट्री बजट जब डिसाइड होता है, मतलब फरवरी में हमारा एनुअल बजट डिसाइड होता है. सो जो भी पैसा इस डिपार्टमेंट के लिए लगने वाला है वो बजट में ही मेंशन करते हैं, और जो भी कंट्रोल करना है इस बिजनेस में वो पार्लियामेंट के अंडर कंट्रोल रहता है. नेक्स्ट है दीज इंश्योर द हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटिंग. दीज इंश्योर द हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटिंग. सो जो भी अकाउंट्स रहेगा इस बिजनेस का, जितना क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो वो सब अकाउंट्स ऑडिटिंग यहाँ पे होता है, कंपल्सरी ऑडिटिंग होता है अकाउंट्स का. नेक्स्ट है इट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ गवर्नमेंट, मतलब दिस आर द सोर्स, मतलब बिजनेस गवर्नमेंट के लिए पैसा कहाँ से आता है? सो इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से गवर्नमेंट को पैसा आता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में इनका पैसा वहाँ पे जाता है. मतलब दिस आर द मनी ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का पैसा यहाँ से आता है डिपार्टमेंटल, मतलब रेलवे होगा, पोस्ट ऑफिस रहेगा, उनका जो भी इनकम रहेगा वो डिपार्टमेंट के ट्रेजरी में डायरेक्टली जाएगा. नेक्स्ट है मोस्ट सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी. तो इस टाइप के डिपार्टमेंट कहाँ पे सुटेबल रहेंगे? नेशनल, देश की जो सिक्योरिटी रहती है तो वहाँ पे दिस काइंड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आर सुटेबल. तो रेलवे रहेगी, नहीं तो डिफेंस डिपार्टमेंट रहेगा. सो सिक्योरिटी पर्पज दिस डिपार्टमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. So these are the only 4 merits of departmental undertaking. Now we are going to see the limitations of departmental undertaking.
Now see limitations of departmental undertaking, or you can call the disadvantage of departmental undertaking. मतलब ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं हमारे लिए एज वेल एज गवर्नमेंट को उसका क्या नुकसान हो सकता है। हमने सभी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखा है, सोल प्रोप्राइटरशिप रहेगा, पार्टनरशिप रहेगा, ज्वाइंट इन फैमिली बिजनेस में रहेगा। सो सेम कैटेगरी देखा है, फीचर्स क्या है, मेरिट्स क्या है एंड लिमिटेशंस क्या है। सो सेम यहाँ पे भी वही देखेंगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का फीचर्स क्या है, मेरिट्स देखें। नाउ वी आर गोइंग टू सी द लिमिटेशंस, मतलब इसका नुकसान क्या हो सकता है, और यू कैन कॉल द डिसएडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ओके, सो फर्स्ट वन, नो फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू द डायरेक्ट कंट्रोल एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एक बिजनेस कौन चलाता है, गवर्नमेंट चलाता है। जो भी इस बिजनेस का कामकाज रहेगा कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट इस बिजनेस का कामकाज देखते हैं। तो क्या होता है, नो फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि कुछ भी चेंज करना है इस बिजनेस में, कुछ भी चेंज करना है। तो अभी सपोज आप टेक एग्जाम्पल ऑफ रेलवे इज कम्स अंडर द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अभी नई रेलवे हमें परचेज करना है, नई रेलवे बनानी है, तो उस डिपार्टमेंट के हेड के अंदर कुछ भी नहीं रहता, उस डिपार्टमेंट के सीईओ के, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंदर कुछ भी नहीं रहता। वो क्या करना चाहिए, वो गवर्नमेंट से परमिशन लेना चाहिए, गवर्नमेंट देखना चाहिए, सभी काम का गवर्नमेंट देखना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल हमारे लीडर्स रहते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, वो इस कामकाज में कुछ तो बाधा डाल सकते हैं। सो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे ज़्यादा रहता है, मतलब जो भी हमारे मंत्री लोग हैं, सो उनके डिसीजन के ऊपर ये सभी कामकाज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का रहता है। सो कुछ भी उस बिजनेस में चेंज करना है तो इजीली चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि सभी का परमिशन लेना चाहिए। कोई तो डाउट निकालेगा, उसको सोल्यूशन देना चाहिए। सो बहुत सारे पॉलिटिकल, अभी आपने देखा है इस पार्टी का है, उस पार्टी का है, तो इस पार्टी ने डिसाइड किया है कि ये काम करना है तो दूसरे पार्टी वाले अपोज करेंगे। सो दैट इज द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। उन्होंने अपोज किया तो वो काम वही पे वही रहेगा। सो ड्यू टू द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कुछ भी चेंज करना है इस बिजनेस में तो उसको बहुत देर लगता है। कुछ भी डिसीजन लेना है तो हायरार्चिकल ऑर्डर में जाना चाहिए, मतलब डायरेक्टली हम गवर्नमेंट से बात नहीं कर सकते। वहाँ पे आप कंप्लेंट लिखवाना पड़ेगा, मतलब आपको कुछ तो कंप्लेंट है तो उसके ऊपर डिसीजन लेना है, तो वो काम जल्दी नहीं हो सकता। आपको तो कॉमन सेंटेंस पता है कि गवर्नमेंट का काम जल्दी कभी भी नहीं होता, इट टेक्स अ टाइम टू कंप्लीट द वर्क। ओके, सो वही, क्योंकि कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी काम है तो इजीली नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हमारे पॉलिटिकल लीडर इंटरफेरेंस करते हैं, वो अपोज करते हैं। उनकी वजह से जो भी डिपार्टमेंटल का काम रहता है वो ईजीली कंप्लीट नहीं होता। सो इट टेक्स अ टाइम। So that वो main disadvantage है, or you can call the limitation. Next है, employees are not allowed to take independent decision. और जो भी इस बिजनेस में, जो भी इस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट करके बुलाते हैं। तो उनको ये अथॉरिटी नहीं रहती, उनका कुछ भी डिसीजन लेना है उस बिजनेस में, वो अथॉरिटी उनके पास नहीं रहती। जो भी डिसीजन लेना है गवर्नमेंट ही लेगा। यू शुड टेक परमिशन एट ईच टाइम बाय गवर्नमेंट, मतलब जो भी कोई काम करना है गवर्नमेंट से परमिशन ले लो फिर करो, खुद का आपका डिसीजन वहाँ पे नहीं चला सकते। आप एम्प्लॉयज़ हो गवर्नमेंट के, आप नौकर हो गवर्नमेंट के, तो आप गवर्नमेंट को पूछ के ही कुछ भी डिसीजन लेना है तो ले सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम नहीं है वहाँ। नेक्स्ट है, अनेबल टू टेक अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सो इसका जो भी हेड रहेगा, जो भी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेगा, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकता, मतलब जो बिजनेस के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज आएगी उसका एडवांटेज वो नहीं ले सकता। सपोज अभी एग्जांपल ले लो, नया रेलवे परचेज करना है, तो एक ऑफर, अच्छा ऑफर है, ठीक है, वो सीईओ के पास आया, तो सीईओ वहाँ पे डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले सकता। सो वो गवर्नमेंट से परमिशन लेना चाहिए, जो भी उनका मिनिस्टर है उनसे परमिशन लेना चाहिए। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा। तो जो भी बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज आएगी वो दे आर नॉट गोइंग टू टैकल। ओके, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते बिजनेस में, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहाँ पे ज़्यादा रहता है। पॉलिटिशियंस, ओके, जो भी हमारे एमएलए एमपी रहेंगे वो बहुत सारा वहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते हैं। नेक्स्ट है, रेड टैपिज्म इज सीन डे टू डे ऑपरेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रेड टैपिज्म।
इसका मतलब क्या है एक्चुअली, ये वर्ड कैसे आया फर्स्ट मैं बताती हूँ, उसके बाद रेड टैपिज्म का मतलब क्या है वो बताती हूँ। रेड टैपिज्म ये वर्ड फर्स्ट यूरोप में, जो भी हमारे कायदे कानून डॉक्यूमेंट्स रहते थे गवर्नमेंट में, ओके, उनके ऑफिस में जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते थे, बुक्स रहेगा या डॉक्यूमेंट्स रहेगा, वो एक रेड क्लॉथ में लपेटा जाता था, कि रेड क्लॉथ में लपेटा जाता था। और वहाँ के अधिकारी क्या करते थे, वो जो भी रेड क्लॉथ में लपेटा गया जो भी डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में वो खुद का रूल्स रेगुलेशन खुद की मनमानी करते थे। अभी सपोज कि इस रेलवे डिपार्टमेंट का कुछ तो कामकाज का डॉक्यूमेंट है और रेड क्लॉथ में लपेटा गया है, तो वहाँ पे जो भी वहाँ के अधिकारी रहेंगे वो खुद की मनमानी करेंगे, जो भी रूल्स बनाना है खुद बनाएंगे, जो भी रेगुलेशन बनाएंगे खुद बनाएंगे, मतलब खुद की मनमानी ज़्यादा करते थे। तो उसको हम क्या बोलते थे, रेड टैपिज्म। मतलब जो भी काम कर रहे एक्चुअली गवर्नमेंट ने क्या बताया है, जो भी गवर्नमेंट का काम है वो जल्दी होना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा हैसियत से ज़्यादा और रैदर देन द नेसेसिटी, मतलब जितने रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, जितने कम से कम रूल्स रेगुलेशन हो उतना कम से कम रूल्स रेगुलेशन वहाँ पे लगा, ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन कामकाज में मत लगाओ। ऐसा कौन बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है। बट क्या होता है इन रियल केसेस में, जो भी गवर्नमेंट के अधिकारी रहते, जो भी गवर्नमेंट के वर्कर रहते, वो खुद की मनमानी वहाँ पे करते हैं। यू हैव एक्सपीरियंस ऑल्सो, आपको एक्सपीरियंस भी आया होगा, जब भी आपका कुछ तो घर का गवर्नमेंट का काम है, कुछ तो डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आप जब भी ऑफिस में जाते हो, गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते हो, नहीं तो आप कहाँ बोलते हैं, ग्राम पंचायत नगर पालिका कहाँ पे भी जाते हो आप वहाँ पे, तो वहाँ पे डायरेक्टली आपका कभी भी काम नहीं होता। वो जो भी काम करने वाले हैं ना, वो खुद का रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं, इसके पास जाओ उसके पास जाओ, ये डॉक्यूमेंट दे दो वो डॉक्यूमेंट दे दो, मतलब हैसियत से ज़्यादा वो ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। बट ऐसे गवर्नमेंट ने नहीं बताया, गवर्नमेंट ने बोला कि ये चाहिए वो चाहिए, जो भी लोगों का काम है वो ईजिली होना चाहिए, ऐसे गवर्नमेंट बोलता है। बट जो भी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जो भी अधिकारी वहाँ पे, वो खुद की मनमानी वहाँ पे करते हैं। उस मनमानी को हम क्या बोलते हैं, रेड टैपिज्म। मतलब हैसियत से ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज बना रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेड टैपिज्म। जितना आवश्यक है उतना ही आप आपके बिजनेस में रूल्स पॉलिसीज रेगुलेशन बनाना चाहिए। हैसियत से ज़्यादा जो लोग काम कर रहे हैं वो खुद की मनमानी, खुद ही रूल्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं वैसा है, ऐसा बोल रहे तो उसको क्या हम बोलेंगे, रेड टैपिज्म। एक ये होता है जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं ना, उनकी वजह से रेड टैपिज्म होता है। रेड टैपिज्म इज सीन डे टू डे ऑपरेशन। इस बिजनेस का कामकाज क्यों जल्दी कंप्लीट नहीं होता, इस टाइप का डिपार्टमेंट का अंडरटेकिंग का कामकाज क्यों जल्दी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि रेड टैपिज्म, वहाँ पे जो अधिकारी काम कर रहे हो खुद की मनमानी करते हैं। इसकी वजह से उनका कामकाज विद इन अ टाइम कभी भी कंप्लीट नहीं होता। नेक्स्ट है फेसिंग लॉट ऑफ पब्लिक इंटरफेरेंस। सेकेंड क्या है, गवर्नमेंट की कंपनी है नो डाउट, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, जो भी डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है वो जल्दी करना चाहिए। बट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जो भी हमारे पॉलिटिशियंस रहते हैं, उनकी वजह से कामकाज जल्दी भी नहीं होता, उसको टाइम लगता है, क्योंकि एक बोलेगा कि हम करेंगे, दूसरे पार्टी वाले बोलेंगे कि ये नहीं करना चाहिए। ऐसा अपोजिंग रहता है उनकी पार्टी में, इसकी वजह से एक काम पेंडिंग पड़ता है। नेक्स्ट, नॉट गिवन मच मोर इम्पोर्टेंस टू कस्टमर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट चलाता है। गवर्नमेंट किसी ने कौन सेलेक्ट किया है, लोगों ने, कस्टमर ने ही सिलेक्ट किया है ना। बट यहाँ पे कस्टमर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, ओके। बट पब्लिक सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू गिव अ सर्विस मोटिव टू अ कॉमन पीपल, सर्विस मोटिव रहता है। बट इन रियलिटी, रियल केस में क्या रहता है, वहाँ पे कस्टमर को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। अभी एग्जांपल ले लो, आप रेलवे से जा रहे हो, वहाँ के वॉशरूम्स कभी देखे आपने कितने गंदे होते हैं। इफ़ यू गो फॉर कंप्लेन ऑफ इट, कोई भी आपको कीमत नहीं देगा। दैट इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर विल बी देयर। यहाँ पे वो कस्टमर को इन रियलिटी कस्टमर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। वही जब प्राइवेट कंपनी होगी तो कस्टमर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, बट कस्टमर को इम्पोर्टेंस दिया है तो उसके हिसाब से पैसा भी वैसे ही देंगे। यहाँ पे पैसा आपका टिकट रेट कम होगा, बट
प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट का रेलवे बनेगा तब टिकट्स रेट हाई होगा और आपकी अच्छी सर्विस भी मिलेगी। सो दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। Just we have completed the merits and limitations of departmental undertaking. So second form of public sector का second form है statutory corporation. Okay, corporation का मतलब है आप एक कंपनी बुला सकते हो, नहीं तो निगम और महामंडल, नहीं तो महानगर पालिका ऐसे बोलते हैं ना, मतलब लोगों की सेवा करने के लिए, काम करने के लिए उनके पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन बनाया गया है, तो दैट इज द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो अभी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तो हमने देखा कि एक फर्स्ट इट इज ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस, मतलब ओल्ड है ये फॉर्म, ऑलरेडी बनाया गया हुआ है, तो वही बिजनेस हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अभी हमें कुछ नया बनाना है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ नया बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इट इज ओल्डेस्ट फॉर्म, मतलब ऑलरेडी बनाया गया है, बट अब हम नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमें किस फॉर्म में करना पड़ेगा? दैट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में करना पड़ेगा। ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में कैसे करते हैं? सो इट इज अ पब्लिक एंटरप्राइज, ओके, इट इज अ पब्लिक एंटरप्राइज, ए पब्लिक कंपनी, ओके, व्हिच कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। सो एक ऐसे आती है पार्लियामेंट में, मतलब जो भी हमारा सो होता है, पार्लियामेंट रहता है, वहाँ पे एक एक्ट पास करना पड़ेगा। सपोज अभी स्टेट गवर्नमेंट को, कर्नाटका गवर्नमेंट को कुछ कोई तो नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो पार्लियामेंट में जाके एक कायदा बनाना पड़ता है, एक लेजिस्लेशन बनाना पड़ता है, उसमें सभी रूल्स रेगुलेशन उसमें लिख के पार्लियामेंट में सबके सामने वो बोलना पड़ता है कि हम ये बिजनेस करने वाले हैं, इस बिजनेस का बेनिफिट क्या है, मतलब उस एक्ट में क्या क्या लिखा होता है, एक एक्ट पास करना पड़ेगा आपको। सो उसमें क्या क्या लिखा होता है? डिफाइन द पावर। सो उस बिजनेस में क्या क्या पावर है, किसके हाथ में अथॉरिटी रहेगी, नहीं तो उस बिजनेस का रूल्स रेगुलेशन क्या रहेगा, फंक्शन मतलब काम कैसा करेगा वो बिजनेस, और गवर्निंग एम्प्लॉय मतलब उस बिजनेस में काम करने के लिए आप वर्कर कैसे रखने वाले हो, इज आर द मीन्स दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट और दे आर नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके, सो गवर्नमेंट मोस्टली गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं रहता स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में, जो भी काम करने वाले उसको हम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बुलाते, क्योंकि वो प्राइवेट लोग ही वहाँ पे काम करते हैं, उसको गवर्नमेंट सर्वेंट हम नहीं बुला सकते वहाँ पे। सो कैसे आप लोगों को काम करने के लिए रखने वाले हो, और आपका गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन होगा, गवर्नमेंट को आप कितना दोगे, मतलब क्या रहेगा एक्चुअल रिलेशन विद द गवर्नमेंट। सो ऐसा सभी रूल्स बनाना पड़ेगा, एक पेपर में लिख के पार्लियामेंट में जाके वो सबके सामने आपका वो पॉइंट सबके सामने आपको पेश करना पड़ेगा कि हम ये बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, इसका रूल्स रेगुलेशन ऐसा है वैसा है, सभी लोगों को बताना पड़ेगा, जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स रहेंगे उन सभी लोगों को वो बोलना पड़ेगा। जो भी एग्रीड है तो आपका वो एक्ट पास हो जाएगा, ज़्यादा लोग एग्रीड नहीं है उस बिजनेस के लिए तो आपका एक्ट पास नहीं होगा वहाँ पे। सो नया बिजनेस गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट करने के लिए आपको एक एक्ट बनाना पड़ेगा, एक कायदा कानून बनाना पड़ेगा, तो उसमें सभी लिखना पड़ेगा आपका जो भी रूल्स रेगुलेशन, पावर, क्या काम करने वाले फंक्शंस, वहाँ पे काम करने के लोग कैसे रहते रहे हो, गवर्नमेंट के साथ आपका क्या रिलेशन, सभी लिख के वो मेंबर्स और द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उनके सामने वो पेश करना पड़ेगा। इफ दे आर परमिटेड इट कैन गो फॉर द एग्जिस्टेंस। ओके, सो वैसा ही बिजनेस स्टार्ट होता है। तो ये सभी लिखे हुए बिजनेस पार्लियामेंट में पास करना चाहिए। सो क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेशन, कायदे कानून के हिसाब से वो बिजनेस आपका बनाना चाहिए, एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और जो भी उस बिजनेस में पैसा लगने वाला है वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको नहीं मिलेगा, दैट इज द मेन पॉइंट। ओके, सो क्या मेन पॉइंट है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो भी बिजनेस के लिए पैसा लगता है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आएगा, और जो भी इनकम होगा वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी को ही जाएगा। बट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में वहाँ ऐसा नहीं, जो भी पैसा लगने वाला है आपके बिजनेस के लिए, जिसने वो एक्ट पास किया है उसको वो पैसा डालना पड़ेगा। मतलब अभी कर्नाटक सरकार ने वो एक्ट पास किया है तो कर्नाटक सरकार को वहाँ पे पैसा डालना पड़ेगा। सो मीन्स यू शुड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मतलब खुद पैसा डालना चाहिए, जो भी वहाँ पे प्रॉफिट आएगा आप खुद ले सकते हैं। ओके, मतलब आप खुद डालना चाहिए। तो फर्स्ट क्या करता है गवर्नमेंट, ये एक्ट पास होने के बाद गवर्नमेंट एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज करता है।
मतलब गवर्नमेंट एक 10-15 लोगों का एक मेंबरशिप दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर्म करता है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टार्टिंग केस में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसके कामकाज देखते हैं। उसके बाद फर्स्ट एट इनिशियल स्टेज गवर्नमेंट इज सपोर्टेड, सो फर्स्ट स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, बट उसके बाद जो भी पैसा लगेगा बिजनेस के लिए आप खुद मैनेज करना चाहिए, वहाँ आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं मिलेगा। और इस बिजनेस में जो भी लोग काम कर रहे हैं उसको हम गवर्नमेंट सर्वेंट करके नहीं बुलाते, दे डोंट हैव एनी गवर्नमेंट जॉब, ओके। उसको हम गवर्नमेंट सर्वेंट करके नहीं बुला सकते, दीज आर द प्राइवेट सर्वेंट ओनली, ओके। अनदर केस क्या है यहाँ पे, डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिकल कॉर्पोरेशन में सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म करना पड़ता है। सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म करना पड़ता है मतलब उसका जो मालिक है मतलब गवर्नमेंट है वो छोड़ के उसकी कंपनी की पहचान अलग रहती है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब ओनर और बिजनेस में डिफरेंस नहीं रहता। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है मतलब डिफरेंस नहीं रहता। सेपरेट लीगल एंटिटी है मतलब उसके ओनर अलग रहते हैं और उसका बिजनेस अलग रहता है। अभी सोल प्रोप्राइटरशिप ले लो, जो भी बिजनेस है इस ओनर का ही अकेला ही ओनर है ना, तो उस ओनर का है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में जाएंगे तो उनका बिजनेस अलग है, ओनर्स अलग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग है, तो यहाँ पे भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फॉर्म करना पड़ेगा। अभी देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म नहीं करते। क्यों नहीं करते? मतलब अभी आप रेलवे से जा रहे हो, वहाँ पे कुछ भी आपको तकलीफ आएगी और आपने उसका कंप्लेंट किया तो आपको केस डालना है, तो आप किसके ऊपर केस डालोगे? रेलवे के ऊपर नहीं, आप गवर्नमेंट के ऊपर केस डालोगे, क्योंकि गवर्नमेंट और रेलवे में कुछ डिफरेंस नहीं है, गवर्नमेंट ही चला रहा है। बट वही प्रॉब्लम आपको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में आएगा। मतलब आप एग्जांपल ले लो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का LIC और SBI और FCI, these are the example for statutory corporation. LIC life insurance, okay, life insurance, State Bank of India, this is a bank, it is an insurance company, this is a bank, okay, and food corporation of India, okay, food जो भी फूड से रिलेटेड है वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में आएगा। अभी आपका SBI से मतलब आप बैंक में गए, SBI बैंक में गए, वहाँ पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आप किसके ऊपर केस डालोगे? SBI बैंक के ऊपर केस डालोगे, ना कि गवर्नमेंट के ऊपर। गॉट द पॉइंट? मतलब आप कंपनी के ऊपर केस डालोगे, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं। मतलब कंपनी के ऊपर केस डाल रहे हो तो सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगा, और उसके मालिक के ऊपर केस डाल रहे हो तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी करके बुलाएंगे। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में सेपरेट लीगल एंटिटी करना कंपल्सरी है, और जो भी काम करे इस बिजनेस में उसको हम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बुलाते। सो एग्जाम्पल LIC है, SBI है, FCI, एक ऐसे स्टार्ट हुआ, पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाया गया उनके लिए। सो अकॉर्डिंग टू द एक्ट द थिंग्स आर द बिजनेस आर गोइंग टू बी रन और इट इज गोइंग टू बी एग्जिस्टेंस, ओके। मतलब LIC का पता है, इंश्योरेंस भरना है, आफ्टर सम ईयर यू विल गोइंग टू गेट अ मनी बैक, ओके। SBI का बैंकिंग सर्विस जो भी देगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड से रिलेटेड जो भी थिंग्स है, सो these things are going to be provided. So these are comes under the statutory corporation. So I hope you got the clear concept about the limits and merit and limitations of departmental undertaking and introduction of statutory corporation. So आपको कुछ भी डाउट हुआ तो हम ऑनलाइन क्लास में क्लियर करेंगे. So I hope you got the clear concept. Now thank you so much. Bye bye. Take care.